जी अस्सलाम वालेकुम। कैप 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 79। और आज के लेक्चर में हम अपने पेस्टल एनालिसिस को आगे लेके चल रहे हैं। पेस्टल एनालिसिस का मकसद क्या है? पेस्टल एनालिसिस का पर्पस क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर्स का एनालिसिस करना और उसमें जो फैक्टर्स हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, उन्हें क्लासीफाई करना, लिस्ट डाउन करना, क्लासीफाई करना। पेस्टल एनालिसिस में कितनी कैटेगरीज में एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्लासीफाई किया जाता है? 6 कैटेगरीज में। कौन कौन सी? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल। जो हमारा चैप्टर 1 आई कैप की बुक का, ये किन फैक्टर्स के गिर डिस्कशन करता है? पॉलिटिकल फैक्टर्स के गिर। ठीक है, और वो फिर कुछ ज़्यादा डिटेल में चला जाता है पाकिस्तान की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की तरफ। केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डिटेल में स्टडी करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहरहाल चैप्टर 1 के बाद आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा पेस्टल एनालिसिस में किस एलिमेंट, किस क्लास की डिस्कशन करता है? पेस्टल में चैप्टर 2 हमारा डिस्कशन करता है इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर। इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर। अच्छा, इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर जो डिस्कशन की गई है जिन एलिमेंट्स की, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपने इससे पहले पीआरसी में पढ़े होंगे। पीआरसी में या कैफ में, वो डिपेंड करता है आप किस स्कीम में आपने उस टॉपिक को पढ़ा है, सब्जेक्ट को पढ़ा है। इकोनॉमिक्स, क्या हमारी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ना पीआरसी में और ना कैफ में इकोनॉमिक्स पढ़ी हो? सबने इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना? हाँ बिल्कुल। तो इकोनॉमिक एनालिसिस चूंकि जाहिर है इकोनॉमिक्स पे बेस कर रहा है, तो इकोनॉमिक्स में जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पढ़े हैं ना, इकोनॉमिक्स के अंदर दो तरह की इकोनॉमिक्स है ना, एक माइक्रो और एक मैक्रो। मैक्रो, अब चूंकि जो मैक्रो है वो ओवरऑल इकोनॉमी से रिलेट कर रही है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने जो कंसेप्ट स्टडी किए थे वो आपके यहाँ पे रिवीजन करवा रहा है। तकरीबन सारे कंसेप्ट, इक्का दुक्का कंसेप्ट के अलावा तकरीबन सारे कंसेप्ट वही हैं जो आपने पीआरसी या कैफ लेवल में पढ़े हुए। लेकिन क्विकली गो थ्रू करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा साल 6 महीने के बाद ज़ाहिर कंसेप्ट जो हैं रिवाइज ना हो तो बहुत सी चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। उनको कवर जरूर करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो आप ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। जरा देख लेते हैं इसमें, इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करता है। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करें इकोनॉमिक साइकिल। वो याद आपको ट्रेड साइकिल हुआ करता था जिसमें वो बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और फिर रिकवरी, डिफरेंट फेजेस होते थे और फेजेस के डिफरेंट इंडिकेटर्स भी होते थे। याद है कि कौन इंडिकेटर्स को हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या बताते थे हमें? कि इकोनॉमी किस फेज में जाने वाली है ये चीज़, या किस फेज में इस वक्त है ये चीज़, या प्रीवियसली किस फेज में रही है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स 3 तरह के होते थे, लीडिंग, कंकरेंट और लैगिंग इंडिकेटर्स। 3 तरह के इंडिकेटर्स होते थे। तो इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, इस कंसेप्ट में हम इकोनॉमिक साइकिल स्टडी करेंगे क्या है, फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करेंगे और रिस्पॉन्स टू चेंज। रिस्पॉन्स टू चेंज का मतलब अगर किसी इंडिकेटर में चेंज हो, कुछ हम जो ज़्यादा अहम इंडिकेटर है ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हम ये स्टडी करेंगे अगर उनमें चेंज हो तो बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जो चेंज, रिस्पॉन्स टू चेंज है ना, ये हमारे लिए पेस्टल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा अहम होगा इस कंसेप्ट में से। फिर इसके बाद इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में एक इंडिकेटर हुआ करता था इंडेक्स, स्टॉक मार्केट इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ बिजनेसमैन्स कॉन्फिडेंस, स्टॉक मार्केट इंडेक्स। ये इंडिकेटर, ये कौन सा इंडिकेटर होता था वाला? लीडिंग, कंकरेंट या कि लैगिंग? लीडिंग इंडिकेटर होता था। तो हम स्टडी करेंगे स्टॉक मार्केट इंडेक्स के बारे में डिटेल में। ये कंसेप्ट आपके लिए नया होने वाला है। ये नंबरिंग शायद वो ऊपर नीचे हो गई है, ये 1 2 3 4 5 होनी चाहिए। बहरहाल स्टॉक मार्केट इंडेक्स में क्या स्टडी करेंगे हम? स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के बारे में। आपने सुना होगा कैसी 100, ठीक है, वो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वगैरह वगैरह, इसके बारे में हम, और उससे हम अहम चीज़ स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है उससे हम इंफॉर्मेशन क्या ड्राइव कर सकते हैं, हमारे बिजनेस के लिए वो क्यों रेलिवेंट हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज में जो इंडेक्स चल रहा है। फिर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है?
इन्फ्लेशन क्या? इंक्रीज इन प्राइस लेवल, जनरल राइज इन प्राइस लेवल, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या इन्फ्लेशन बिजनेस को इफेक्ट करती है? बिल्कुल, कंज्यूमर को जहां पे इफेक्ट करते हैं वहां बिजनेस को भी इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टडी करेंगे कि इन्फ्लेशन बिजनेस को कैसे इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, आजकल क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है? स्टेट बैंक ने जो इंक्रीज किया रिसेंटली, इसके बाद मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट है? 11-12% के आसपास, मेरा ख्याल है 13 से ज़्यादा है, 13% से ज़्यादा। तो इंटरेस्ट रेट क्या है? ये कंज्यूमर्स को कैसे इफेक्ट करता है, हमारे बिजनेस के कस्टमर्स को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्ट करता है, ये स्टडी करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जीडीपी। मेरा ये ख्याल है कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स के अलावा जितने भी टॉपिक्स, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए हैं, ऐसे ही है। एक दफ़ा फिर से ज़रा रीड कर लीजिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये टॉपिक्स आपने पढ़े हुए हैं। चलिए, इसका मतलब है इस चैप्टर में हमारे लिए नई चीज़ें बहुत कम होगी, सिर्फ हमें क्विक रिवीजन कराना चाह रहा है कि हमने जब पेस्टल एनालिसिस में इकोनॉमिक एनालिसिस करना है तो इसमें जो फैक्टर्स हमने जहन में रखने हैं, इकोनॉमिक्स फैक्टर्स हमारे सामने होने चाहिए। ये फैक्टर वही हैं जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है? क्योंकि पेस्टल एनालिसिस बेसिकली फैक्टर्स की गेम है। आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल में कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, इकोनॉमिक में कौन से, सोशल में कौन से, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लॉज में कौन से। फिर आपने उनको पिक करना है केस स्टडी में। जैसे आपको याद है, इसी अप्रोच के मुताबिक हमने स्वॉट एनालिसिस भी किया था। कि हमें पता होना चाहिए स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या, अपॉर्चुनिटीज क्या, थ्रेट क्या। फिर के बाद जो भी उसने केस स्टडी दी उसमें से हमने उनको पिक किया और उसको क्लासीफाई किया, एक्सप्लेन कर दिया। सिर्फ स्वॉट एनालिसिस में हम क्लासीफाई कर देते थे कि फैक्टर्स को एक्सप्लेन भी करते थे, एक्सप्लेन भी करते थे, ठीक है? अगर मार्क्स खासतौर पे ज्यादा, अगर मार्क्स कम हो तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मार्क्स ज्यादा हो तो आपको एक्सप्लेन करने चाहिए। ज्यादा मार्क्स से मुराद है मेरी 8+ मार्क्स अगर हो। जी, आगे चलते हैं, वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। बिजनेस साइकिल। अब देखिए, मैं इनको उतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा जितनी डिटेल में हम इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ते थे। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा और जो पेस्टल एनालिसिस में काम की चीज हो सकती है उसको डिस्कस करूंगा। ये बिजनेस साइकिल है। बिजनेस साइकिल क्या है? कह रहा है ये पीरियोडिक फ्लक्चुएशन है जीडीपी, इनकम और एम्प्लॉयमेंट में। किसी भी इकोनॉमी में, ओवरऑल इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, जीडीपी में कभी जीडीपी कम है कभी ज्यादा है, इनकम लेवल कभी कम है कभी ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कभी कम कभी ज्यादा है, इन फ्लक्चुएशंस को हम क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। जैसे ये रिसेशन, डाउनवर्ड जाके ट्रफ, या से डिप्रेशन भी कहते हैं, फिर रिकवरी, फिर बूम। क्या बिजनेसमैन के लिए पेस्टल एनालिसिस करते हुए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जिस इकोनॉमी में, जिस कंट्री में, अच्छा आपने पेस्टल एनालिसिस करते हुए सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं सोचना, आपने ये सोचना है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। केस स्टडी में हो सकता है आपको किसी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे जो पाकिस्तान ना हो, मे भी पाकिस्तान के ऊपर केस स्टडी आपको बना दे, मे भी आपसे कह दे कि आप किसी ऐसी कंपनी के फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं या मैनेजर हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। तो हमें क्या ये स्टडी करना चाहिए कि जिस कंट्री में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अपने बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें इस वक्त करंट इकोनॉमी किस साइकिल में है? अच्छा, आपके सामने 6 कंट्रीज है, आपने डिसीजन करना है किस कंट्री में ऑपरेशन स्टार्ट करें। किस वाली कंट्री में ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे? जहां पे क्या हो, बूम हो के डिप्रेशन, बूम। वहां पे लोगों का इनकम लेवल ज्यादा होगा, लोग ज्यादा पैसे होते हैं तो कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, बाइंग ज्यादा करते हैं। फिर इसके बाद वो इंडिकेटर्स की बात करता है। इंडिकेटर्स की लिस्ट है ये। इंडिकेटर्स की 3 तरह से क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, लीडिंग, कोइंसिडेंटल या कंकरेंट और लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इन तीनों में फर्क क्या है? लीडिंग इंडिकेटर कौन से हैं? जो कि फ्यूचर को सिग्नल कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में इकोनॉमी किस जगह पे जा रही है अगले 6 महीनों में, साल में। कोइंसिडेंटल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो करंटली बता रहे होते हैं आपको कि इकोनॉमी इस वक्त किस सिचुएशन में है। और लैगिंग जो पास्ट के बारे में इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि इकोनॉमी किस फेज से निकली है। जैसे अगर आपको पता चले कि गवर्नमेंट ने नई सोसाइटीज कंस्ट्रक्ट करने के लिए लाइसेंस दिए हैं या पीआईए ने नए जहाज खरीद लिए हैं
या पाकिस्तान रेलवे ने कुछ रेलवेज बाय करने का एग्रीमेंट किया। इसका मतलब क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या बता रही है कि इन फ्यूचर ये कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रही है कि इनका लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगा। देखिए छोटी सी एग्जांपल, एक होता है फिक्स एसेट्स, एक होता है इन्वेंट्री। जब फिक्स एसेट्स बढ़ रहे हो ना ओवरऑल इकोनॉमी में, कैपिटल एसेट, इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी इन फिक्स एसेट से प्रोडक्शन की जाएगी, वो चीजें मार्केट में सेल परचेज होंगी, तो मार्केट में इन फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। फिक्स एसेट्स का बाय करना आपकी करंट कैपेसिटी को इंडिकेट नहीं कर रहा, आपके करंट लेवल ऑफ एक्टिविटी इंडिकेट नहीं कर रहा, बल्कि क्या कि फ्यूचर को। लेकिन जो इन्वेंट्री की सेल परचेज है वो आपकी ऑनगोइंग आइटम है, वो आपकी करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंडिकेट कर रहा होता है। इसलिए अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरर्स न्यू ऑर्डर, जो मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने बनाना है, जब कस्टमर न्यू ऑर्डर नहीं का, कस्टमर के नए ऑर्डर हो ना तो वो आपकी कोइंसिडेंटल एक्टिविटी है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेल जो एक्चुअली सेल परचेज हो रही होंगी इन्वेंट्री की, ये इन्वेंट्री की सेल परचेज से मुराद। जब मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर न्यू ऑर्डर दे रहे होते हैं मशीनरी के, इक्विपमेंट के, जैसे मैंने एग्जांपल दी PIA तो हवाई जहाज के ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं फ्यूचर में आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ा होगा। बहरहाल ये सारे इंडिकेटर मेन आपको मैंने इनमें और एंड में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी आपके इंडिकेटर्स है इकोनॉमी के, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ये लैगिंग, यानी ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ऑलरेडी इकोनॉमी किस फेज से गुजर चुकी है। जैसे इन्फ्लेशन कैलकुलेट, तो मुझे बताइए हम इन्फ्लेशन आने वाले वक्त की कैलकुलेट करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आने वाले वक्त की कैलकुलेट करते हैं, या जो साल गुजर चुका है उसके डाटा की बेस पे पास्ट ईयर की कैलकुलेट करते हैं? आने वाले भाईजान किधर है आने वाला? शाबाश, आने वाला कौन था? आने वाले पीरियड की नहीं मेरे भाई, जो गुजर चुका होता है इन्फ्लेशन रेट हमें बता रहा होता है कि पास्ट में प्राइसेस कितनी बढ़ चुकी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट पास्ट के डाटा की बेस पे कैलकुलेट की जाती है। ये हमारे लैगिंग इंडिकेटर है। चलिए ये 3 क्लासिफिकेशन समझ आ गई, तीनों की मेन क्लासिफिकेशन। इसके अंदर आइटम्स चाहे इक्का दुक्का आपको समझ ना भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन लीडिंग, कोइंसिडेंटल, लैगिंग, ये आपको हेडिंग्स याद है, इसके अंदर सिर्फ एक दो आइटम भी आपको याद है, काम चल जाएगा। मेन कंसेप्ट की तरफ आते हैं। इसमें जो सबसे अहम इंडिकेटर है वो है लीडिंग में इंडेक्स ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस या स्टॉक मार्केट इंडेक्स। इस इंडेक्स को हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन बहरहाल अभी हमने इन फैक्टर्स को देखा। अब इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो अगर चेंज हो तो बिजनेस पे क्या इफेक्ट आएगा ये समझ लीजिए। यानी इन फैक्टर्स में से कोई एक दो अगर समझ में नहीं आते पॉइंट, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब जो आपको बताने जा रहा हूं ना, ये सारी 100% आपको क्लियर होना चाहिए। ये कंसेप्ट क्या? चेंजेस इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड सम कॉमन बिजनेस रिस्पॉन्स, कि जब जो इंडिकेटर्स हमने पढ़े हैं उनमें से कुछ अहम इंडिकेटर्स चेंज होंगे तो इनका कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट होगा और इनका बिजनेस पे क्या इफेक्ट होगा। पहला इंडिकेटर हाई अनएम्प्लॉयमेंट। जब अनएम्प्लॉयमेंट कह रहा हूं, हाई एम्प्लॉयमेंट नहीं कह रहा, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, लोग बेरोजगार हैं, तो कंज्यूमर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? स्पेंड लेस या स्पेंड मोर? क्यों? उनके पास इनकम में, बेरोजगार हुए पड़े हैं, पैसे कोई नहीं है। स्वयं उसके जो गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह देती है, जैसे वो कभी 12,000 कभी 2,000, या वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वगैरह, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं बेरोजगार लोगों को या जो सोसाइटी के पुअर पीपल होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, तो वो जाहिर है थोड़े से पैसे होंगे, बमुश्किल इतने कि वो अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी कर सकें, और बाज़ का तो उतने भी नहीं। तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग या कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर लेस होंगे। एग्रीड? बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा? बिजनेसमैन अपनी प्राइसेस को लो करेंगे, क्योंकि उन्होंने चीजें बेचनी है। अब जैसे लोगों का जब जो बूम होता है ना, बूम, उसमें लोगों का इनकम लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है, तो बिजनेसमैन भी अपनी प्राइसेस चीजों की बढ़ा देते हैं। उन्हें पता है लोगों के पास पैसे हैं, जेब से निकालेंगे।
जब एम्प्लॉयमेंट लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया है, बेरोजगारी है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो उस वक्त क्या करेंगे? क्या उस वक्त जो रेस्टोरेंट है, फॉर एग्जांपल फूड रेस्टोरेंट है, उस वक्त जो मैन्युफैक्चरर है वो क्लॉथ्स बेच रहे हैं, शूज बेच रहे हैं, क्या वो अपनी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे? इंक्रीज किया, सेम प्राइसेस पे भी लोगों की परचेजिंग पावर कम है, वो शायद इनकी प्रोडक्ट्स को ना खरीद सकें, उनकी सेल्स कम हो जाएगी। तो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए फिर बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा? अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को लो करेंगे, उनके लेवल पे, इनकम लेवल पे लाना पड़ेगा। कह रहा है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट से क्या होगा? पीपल कम खर्च करेंगे, सेव ज्यादा करेंगे। क्यों भला? अच्छा, दो चीजें मैं आपसे पूछता हूं। आप हैं कार मैन्युफैक्चर, एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, कार मैन्युफैक्चर की एग्जांपल लेते हैं। बैंक्स ने पॉलिसी अनाउंस की, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। इंटरेस्ट रेट क्या किया? कम कर दिया। क्या आपकी इंडस्ट्री पे कोई फर्क पड़ेगा? डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि अब इंटरेस्ट रेट कम है, लोग इसका मतलब आसानी से लोन ले सकते हैं, और लोन लेके वो जाहिर है इन्हीं चीजों पे खर्च करेंगे। कोई एसी लेके आएगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई और चीजें घर की जरूरी, तो लोगों की स्पेंडिंग बढ़ जाए अगर इंटरेस्ट रेट, और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए तो सेविंग, तो फिर लोग बोरिंग नहीं करेंगे, बोरिंग नहीं करेंगे, सेविंग करेंगे कि भाई पैसे बचाओ। पैसे अव्वल तो अगर गाड़ी लेने के लिए बैंक से लोन लेने के जाएंगे, इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे, हम तो पे नहीं कर सकते। और फिर दूसरा कहेंगे चलो गाड़ी लेने की क्या जरूरत है, पैसे बैंक में जमा कराते हैं, इंटरेस्ट खाते हैं। तो लोगों की इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से लोगों की स्पेंडिंग पे फर्क पड़ता है क्या? आपके बिजनेस पे फर्क पड़ता है? स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया रिसेंटली, आपके बिजनेस में फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? डिमांड कम हो जाएगी। ये हमारे इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट हमारे बिजनेस को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। अच्छा, फिर इसके बाद आई क्या, आपने एक टर्म बताइए, श्रिंकफ्लेशन। ये मेरे ख्याल में जनरल है, इसको खास तौर पे इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक कर देना मुनासिब नहीं। ये हाई, इस ऊपर वाले लोअर प्राइसेस वाले में भी एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन बहरहाल आई कैप ने जैसे एक्सप्लेन किया हम उसे कैटेगराइजेशन कर। कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, श्रिंकफ्लेशन। ये सर में दो चीज़ों से मिलके बना है, दो अल्फाज से मिलके। किन से? श्रिंक और इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, वो कहते हैं आपने कोकोमो खाते हो, कोकोमो, उसमें उसकी कितने की है? वो 5 रुपए की है, अब 10 की हो गई है। अच्छा, तो जब प्राइसेस बढ़ती है ना, इन्फ्लेशन होती है, कंपनीज के पास दो ऑप्शंस होती हैं बिजनेसमैन के पास। पहली ऑप्शन क्या है? चीजों की प्राइसेस बढ़ा दे, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, सिंपल। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी है प्राइस सेम रखे, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम कर दिया जाए, इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। प्रोडक्ट श्रिंक हुई लेकिन प्राइसेस सेम रखी या थोड़ी सी बढ़ाई, या थोड़ी सी बढ़ाई, जिसको कस्टमर समझे कि ये तो कितना चेंज नहीं है, हालांकि हिडनली कस्टमर इन्फ्लेशन को फेस कर रहा है। कैसे? उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। वो जो लॉन्ग बार है, मैक्स क्या लेमन बार, हाँ लेमन बार 50 रुपए की मिलती है फॉर एग्जांपल, अब भी इन्फ्लेशन के बाद अब भी 50 रुपए की, लेकिन अब उसका साइज कम हो गया। ये श्रिंकफ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन में बिजनेसमैन फिर क्या करते हैं? जब इन्फ्लेशन, जब प्राइसेस बढ़ रही हो, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही हो, तो वो ये चाहते हैं कि लोग उनकी प्रोडक्ट को बाय करना ना छोड़े। प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उसकी कंजम्पशन, क्वांटिटी कम कर देते हैं। ये श्रिंकफ्लेशन। फिर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पाउंड रुपीज। अच्छा, ये आईकेएप की बुक में पढ़ेंगे ना, उसने कहा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पाउंड्स। ये तो आपको अंदाजा होगा, ये बुक्स हमारी जो बनाई है, कि इसने क्या नाम है पब्लिशर का, एमाइल वुल्फ। ये यूके बेस्ड पब्लिशर्स हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी मटेरियल बनाया हुआ है, हम लोगों ने कहा कि जी हमें चाहिए, मेरी जजमेंट है, उन्होंने कहा होगा अच्छा चले ये सारा हमारा मटेरियल है, इसको लोकल के हिसाब से चेंज कर लें, छापना शुरू कर दें।
हमने जब चेंज किया तो कुछ चीजें हमारी नजर से गुजरी, कुछ नहीं गुजर सकी, तो वहां पे लिखा होगा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पाउंड, तो आपने पाउंड को काट के क्या कर देना है, पाक रुपीस, क्योंकि हमारी करेंसी पाउंड नहीं है, वरना आपका कंसेप्ट उलट हो जाएगा। जब पाक रुपीस डेप्रिशिएट जैसा कि हो रहा है आजकल हर रोज, इससे क्या होता है फिर, इंपोर्टेड गुड यानी जो बाहर से मंगवा रहे हैं वो कम हो जाती है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो गई। लेकिन जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। $1 की एक्सपोर्ट के पहले 160-170 मिल रहे थे, अब 220-25 रुपए मिल रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। यहाँ पे कंज्यूमर के ऊपर क्या इफेक्ट है, इंपोर्ट्स कम हो गई है। बिजनेसमैन की क्या इफेक्ट है, बिजनेसमैन अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाता है और नए एक्सपोर्ट ऑर्डर तलाश करने की कोशिश करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स। स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है? स्टॉक मार्केट इंडेक्स है कंपनीज दो तरह की होती है, एक लिस्टेड एक अनलिस्टेड, ये तो पता है आपको। लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, जिसकी सिक्योरिटी, जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। अच्छा, आपको पता है हर कंपनी के कितने शेयर लिस्टेड है ये फिक्स होता है, स्पेसिफाइड होता है। जैसे एक कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल है फॉर एग्जांपल 10 लाख, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितने शेयर उसके मार्केट में इशू होंगे, 1 लाख। क्लियर? अच्छा, अब 1 लाख है इसके टोटल शेयर्स, फुल कैप कह दें से, फुल कैप टोटल शेयर। इसमें से कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टर्स के पास होते हैं, जो प्रोमोटर्स के पास होते हैं, जो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर के पास होते हैं, और वो शेयर्स एक दफा जब खरीद लेते हैं उसे बार बार स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज नहीं करते, क्योंकि आपने शायद लॉ में पढ़ा होगा, क्या पढ़ेंगे कि जो कंपनी का डायरेक्टर्स है उसके लिए शेयर होल्डर होना जरूरी है, और अगर वो सारे शेयर्स बेच देगा तो वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं रह पाएगा। इसी तरह कुछ जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं वो साल के लिए शेयर्स बाय करते हैं। तो अगर टोटल शेयर्स 1 लाख हैं, इसमें से 30,000 शेयर्स ऐसे लोगों के पास है जो रूटीन में सेल परचेज नहीं करेंगे, वो डायरेक्टर्स हैं, वो प्रोमोटर्स हैं, वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं। तो बाकी के 70,000 इसका मतलब है डेली बेसिस में मार्केट में फ्लोट हो रहे होंगे, सेल परचेज हो रहे होंगे। तो ये टोटल शेयर है, इसे कहा जाता है फुल कैप। और जो शेयर्स रूटीन में मार्केट में सेल परचेज हो रहे होते हैं इन्हें कहते हैं फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट, ये प्रैक्टिस में जाके आप देखेंगे, हम एक सर्टिफिकेट भी दिया करते हैं ऑडिटर क्लाइंट्स को कि इसका फ्री फ्लोट इतना है। बहरहाल फ्री फ्लोट और फुल कैप में समझ आ गया। अब सुन लीजिए, एक होती है फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए क्या लाजमी है मार्केट वैल्यू इतनी होगी? नहीं, वो डिपेंड करता है। अगर कंपनी अच्छी चलती है, प्रॉफिट अर्न करती है, इसकी वैल्यू 10 से बढ़ के 15, 20, 50, 100 तक भी जा सकती है। और अगर ये लॉस में जाती है तो प्राइस कम भी हो सकता है। फर्ज कीजिए कंपनी प्रॉफिट में गई, इसकी वैल्यू हो गई 10 की बजाय 25 रुपए, तो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में जो इसके टोटल शेयर्स हैं इसके, वो फुल कैप मेथड के मुताबिक टोटल शेयर्स कितने हैं, 1, और उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 1 की 25 रुपए और टोटल शेयर्स की 25। इसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट, अगर आपको यह कहा जाए फॉर एग्जांपल, हम ये कहें कि हमारी एक कंपनी है स्टार केमिकल्स लिमिटेड, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ है। इसका इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि इसके, अच्छा आप पहले पूछेंगे सर ये फुल कैप मेथड है या फ्री फ्लोट है? मैं कहूंगा फुल कैप मेथड के मुताबिक 100 करोड़ है। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर इस 100 करोड़ के इक्वल आती है। यह है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और जब हम सारी लिस्टेड कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐड कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन, टोटल कैपिटलाइजेशन। अच्छा, इंडेक्स तो होता है पॉइंट्स में, इंडेक्स रुपीज में नहीं होता। इंडेक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन रुपीज में नहीं होता। मार्केट कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट समझ आ गया, फुल कैप समझ आ गया और फ्री फ्लोट भी समझ आ गया। अब सुनिए इंडेक्स की कहानी क्या है।
इंडेक्स ये है कि आपने एक पॉइंट पे, जैसे आप इंडेक्स स्टैट में भी पढ़ा हुआ आपने, इंडेक्स प्राइस इंडेक्स, बेस ईयर 2010 रख के बताइए कि इस साल की प्राइसेस का कितना चेंज आया। उसी तरह जो स्टॉक एक्सचेंज के बड़े हैं ना पाकिस्तान, ये 1991 में 91 में बैठे, इन्होंने कहा आज की मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करो कितनी है। फॉर एग्जांपल है 1000 करोड़, सारी कंपनीज की मिला के, सारी कंपनीज की मिला के मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000। इन्होंने कहा इसको बना देते हैं बेस और इसको कहते हैं 1000 इंडेक्स, नहीं सारे टोटल टोटल भाई बात फॉलो कर रहे हैं। 1991 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी कंपनीज लिस्टेड थी उनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, उनको मल्टीप्लाई किया मार्केट वैल्यू से, जो भी जवाब आया, फॉर एग्जांपल 1000 करोड़, 1000 करोड़, उसे कह दिया ये हमारा बेस अमाउंट है और इसका इंडेक्स है 1000। अब अगले ही दिन अगर फर्ज कीजिए स्टॉक शेयर प्राइस बढ़ी और ये 1000 करोड़ से 1100 करोड़ हो गया, तो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 1000 से कितने पे जाएगा? 1100 पे। शाबाश। तो ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है ना 35,000, 36,000, 38,000, ये आपको बता रहा होता है कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में चेंज कितना आ रहा है। अगर आज के दिन स्टॉक एक्सचेंज 300 पॉइंट गिर गई, इसका मतलब क्या है कि आज की डेट में जो जितनी भी जो टोटल मार्केट वैल्यू है शेयर्स की, वो इतने परसेंट गिर गई। परसेंट से मुराद के वो कंपेयर करते हैं कि कल की निस्बत, जैसे कल अगर फॉर एग्जांपल 55,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा था फर्ज कीजिए, तो आज जो है वो 50,000 करोड़ का हो गया, तो कल की डेट में अगर 32,000 पे स्टॉक एक्सचेंज थी तो डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई कर देगा, सिंपल रेशियो कैलकुलेट करते हैं, जितना भी 100-150 पॉइंट्स का जवाब आएगा उतने से स्टॉक एक्सचेंज रिड्यूस हो रही है। यानी बेसिकली जो स्टॉक का नंबर है ना, स्टॉक इंडेक्स है, स्टॉक एक्सचेंज पॉइंट्स है 40,000 पॉइंट्स, ये बैक एंड, ये समझ लीजिए कोडेड फिगर है, बैक एंड पे ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? स्टॉक एक्सचेंज की जो पॉइंट्स है 40,000, 45,000, बैक एंड पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज में टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को। जैसे जैसे मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे या नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ेंगी या शेयर प्राइस बढ़ेगी, तो हमारा पॉइंट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे, और अगर शेयर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो हमारा जो इंडेक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन याद रखिए ये टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेस पे कैलकुलेट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स, क्योंकि बाज का होता है स्टॉक एक्सचेंज में अगर 600 कंपनीज लिस्टेड है ना, 400 की प्राइस गिरे 200 की बढ़े, तो आपका जो इंडेक्स होता है ना ये नेट रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये समझ आया? स्टॉक एक्सचेंज का जो पॉइंट्स है ये कैलकुलेट कैसे होते हैं? कैसे कैलकुलेट होते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेस पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेस पे। और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? किसी भी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई मार्केट। अच्छा, 1991 में स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स थे 1000, आज फर्ज कीजिए 42,000 है। इसका मतलब क्या भला? 91 की निस्बत आज, यानी पिछले 32 सालों में स्टॉक एक्सचेंज कितने गुना बढ़ी है? 42 टाइम्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने टाइम्स बढ़ी है? 42 टाइम्स। भाई समझ आया कुछ? अच्छा, अब इसका बिजनेस के ऊपर इफेक्ट देखते हैं क्या? सॉरी, इससे पहले एक और चीज बता दूं, इंडेक्स की डिफरेंट टाइप्स है। एक है इंडेक्स जो कि टोटल स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज है 100% कंपनीज सबका कैलकुलेट किया जाता है, उसे कहते हैं ऑल शेयर। ये केएससी की बजाय, ये शायद पुरानी टर्म है, ये पीएसएक्स यूज करना चाहिए, हम इसको पीएसएक्स बोलते हैं, कहते हैं। हाँ, ये कराची स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑल शेयर इंडेक्स हो सकता है। ऑल शेयर इंडेक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन शामिल होगी किन किन कंपनीज की?
सारी कंपनीज के 100 इंडेक्स, ये 100 इंडेक्स अक्सर यूज होता है। ये स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 100 लार्जेस्ट 100 कंपनीज है उनका इंडेक्स है, और जो 30 है ये टॉप 30 कंपनीज का। लेकिन जो टोटल ऑल शेयर इंडेक्स है ना, ये कैलकुलेट होता है फुल कैप मेथड के मुताबिक, और जो KSE 100 या KSE 30 है ये फ्री फ्लोट की बेसिस पे कैलकुलेट होता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक दफा मैं वैसे एक कोई फेसबुक पेज था स्टॉक ब्रोकर्स का, तो लर्निंग के लिए वैसे मैंने लाइक किया, इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं की हुई। तो उसमें एक ब्रोकर बड़ा परेशान बैठा हुआ, तो आपस में बातचीत करते हैं ना, कमेंट करते हैं एक दूसरे को। कहने लगा स्टॉक एक्सचेंज जो है ना 100 इंडेक्स वो 500 पॉइंट से गिर गया है, तो मार्केट तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। दूसरा से कहता है तुझे इससे क्या, मार्केट तबाह बर्बाद हो जाए, तुमने जिस कंपनी के शेयर खरीदे हैं उसकी प्राइस तो बढ़ी है ना उसके। तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है कि KSE 100 इंडेक्स मार्केट में सारी कंपनीज की पिक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ 100 लार्जेस्ट 100। नो डाउट मार्केट ओवरऑल अगर हमने एनालिसिस करना ना ओवरऑल, तो KSE 100 इंडेक्स में, क्योंकि ये तकरीबन 85% मार्केट कैपिटलाइजेशन को कवर करता है, क्योंकि टॉप 100 टोटल 550-600 के करीब कंपनीज है लिस्टेड। टॉप 100 कितना वॉल्यूम कवर कर लेती हैं? 85%। लेकिन स्टिल कुछ कंपनीज दूसरे भी हैं, और हो सकता है कि उनकी प्राइस में डिफरेंट चेंज हो। तो KSE 100 ऑल कंपनीज की पिक्चर नहीं है, बल्कि टॉप 100 की पिक्चर है, जो कि मार्केट का 85% रिप्रेजेंट करते हैं। एज बिजनेसमैन हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है वाला? बिजनेस कहता है एक, जब आपने कोई शेयर्स या बिजनेस को एक्वायर करना हो ना, मर्ज करना हो या एक्वायर करना हो, उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज का नंबर बहुत अहम है। आपने उस वक्त किसी भी बिजनेस को, शेयर्स को एक्वायर करना है जब स्टॉक एक्सचेंज डाउन जा रही होगी, डाउन जा रही होगी। ये जब मुल्क में क्राइसिस आता है ना, स्टॉक एक्सचेंज गिरती है, ठीक है, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 5000 पॉइंट्स, तो हम तो इधर बैठ के हम सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा बुरा ब्रोकर है, वो खुश होते हैं इससे, वो इंतजार कर रहे होते हैं इस टाइम का मार्केट कब डिप मारे, ताकि जब प्राइसेस लो होती है ना शेयर्स की, वो उस वक्त उनको उठाते हैं। बाकी इसमें वो दो तरह के प्लेयर होते हैं, आपने बोला बुल और बियर, उनके भी आपस में गेम होती है। लेकिन इन शॉर्ट, जब भी आपने कभी मर्जर करना है, शेयर्स खरीदने हैं, आपने फौरी शेयर्स नहीं खरीदने, क्या करना है? इंतजार करना है किस चीज का? शेयर प्राइस का। स्टॉक एक्सचेंज कब गिरेगी, उस वक्त शेयर प्राइसेस कम होगी, आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नए, आप कंपनी है, आपने शेयर इशू करने हैं, तो आपने इंतजार करना है किस वक्त का? अच्छे वक्त का। बुरे वक्त में जब स्टॉक एक्सचेंज डाउन है, उस वक्त शेयर इशू नहीं करना, आपको ज्यादा प्राइस नहीं मिलेगी, मार्केट में ऑलरेडी प्राइस डाउन है। तो एज बिजनेसमैन हमें इस चीज का ध्यान रखना है, स्टॉक एक्सचेंज को देखना चाहिए कि परफॉर्मिंग वेल या परफॉर्मिंग पुअर, उस लिहाज से डिसीजन करना है, ठीक है। और फिर कहता है कि बहुत सी कंपनीज ने शेयर्स को अपने पास रखा होता है कि जरूरत के वक्त बेच देंगे, कभी भी बेच देंगे। आपने काउंटिंग पढ़ी है, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ी है, उसमें टर्म होती है कैश इक्विवेलेंट, एक होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश तो मतलब पता है कैश, कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? जिनकी जो कि इमीडिएटली कन्वर्टेबल इनटू कैश है विद नोन सर्टेन अमाउंट्स। जो शेयर्स आपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के खरीदे हैं, क्या वो कैश इक्विवेलेंट है कि नहीं? शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं, फौरी तौर पे कैश हो सकते हैं, तो कैश इक्विवेलेंट है। अच्छा, क्या रहा है कि अगर मार्केट पुअर जा रही है ना, शेयर की प्राइसेस डाउन हो रही है, तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पुअर हो जाएगी। क्यों? कंपनी के लिक्विड एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। तो ये स्टॉक एक्सचेंज का कुछ बिजनेस डिसीजंस के ऊपर इंपैक्ट है, हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन। क्या है इन्फ्लेशन? प्राइस लेवल। कह रहा है फर्ज करो अगर प्राइस लेवल 2016 में 103 था, 2017 में 106 है, इन्फ्लेशन कितनी हुई 2017 में? 2017 में इन्फ्लेशन कितनी हुई? सिंपल सी कैलकुलेशन, 2.9 न्यू माइनस ओल्ड प्राइसेस। लेकिन ये आपको कंसेप्ट समझाया है, असल में
ये प्राइस लेवल जो आपको दिया ना 103 100, ये ऐसे नहीं आ जाता, ये पूरा ग्रुप ऑफ बास्केट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उनकी एवरेज प्राइसेस ली जाती है पूरे क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज की प्राइस चेंज हो रही होती, तो ये वेटेड एवरेज कैलकुलेशन के जरिए से प्राइस आती है। लेकिन बहरहाल मेन कंसेप्ट हम स्टैटिस्टिशियन नहीं है, हम बिजनेसमैन है, हमें इतना पता होना, जैसे हमें पता है आजकल इन्फ्लेशन बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है, इतना पता होना चाहिए हमें। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, फिर कहते हैं इन्फ्लेशन को मेजर किया जा सकता है डिफरेंट एंगल से। एक होता है कंज्यूमर का, इन्फ्लेशन एक जनरल टर्म है ना, अब इन्फ्लेशन मार्केट में जब चीजों की प्राइसेस बढ़ रही होती है तो हर चीज की प्राइस नहीं बढ़ती, कुछ की प्राइस बढ़ रही है, कुछ की कम हो रही है। अब आजकल क्या है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, गोल्ड की कम भी हो जाती है कभी कभी। अब बस इसी तरह आप मार्केट में जाते हैं, कुछ चीजों की प्राइस, ज्यादातर चीजों की प्राइसेस आपको इंक्रीज नजर आएगी, कुछ की डिक्रीज भी आती है। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है। जब हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं ना, तो हम सिर्फ उन चीजों को सामने रखते हैं जिनको एक टिपिकल कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन ज्यादा कैलकुलेट होती है, उसमें सिर्फ उन चीजों को कंसीडर किया जाता है जिनको प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करे। जैसे जो सीपीआई इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसमें इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसका डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन सब्जियों की प्राइसेस जो हैं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आएगी। लेकिन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सब्जियों की नहीं आएंगी प्राइसेस उसमें, वो तो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज ही नहीं होती। लेकिन जो ऑयल वो यूज करते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी प्राइसेस, उसका इफेक्ट आएगा। तो ये बात समझ रहे हैं ना कि सोसाइटी में हर बंदे के लिए इन्फ्लेशन का, हर सेक्टर के लिए इन्फ्लेशन का इंपैक्ट डिफरेंट होता है। कंज्यूमर के लिए उसको कहते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो प्रोड्यूसर के लिए होता है पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और एक होता है वर्कर वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल बेसिकली एक फिनोमिना है कि जब कभी मार्केट में इन्फ्लेशन होगी, वर्कर्स अपने एम्प्लॉयर के पास जाके कहते हैं सर हमें वेजेस इंक्रीज करें, वो कहता है अच्छा ठीक है वेजेस इंक्रीज करते हैं, वेजेस इंक्रीज करता है, तो फिर क्या करता है एंटरप्रेन्योर, ओनर क्या कर, प्राइसेस को बढ़ा देता है। अब आप ओवरऑल सारे फैक्टर्स, सारी इकोनॉमी को सामने रखे, लेफ्ट साइड पे सारे वर्कर्स हैं, राइट साइड पे सारे ओनर्स हैं। सारे वर्कर्स ने कहा वेज बढ़ाओ, सारे ओनर्स ने वेज बढ़ा दी, फिर सारे ओनर्स ने अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस भी बढ़ा दी। अब मार्केट में जब वर्कर जाएगा चीजें खरीदने के लिए, वो तो वही पहुंचा होगा जहां से कहानी शुरू हुई थी, वो फिर आके कहेगा सर प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। ओनर क्या कहेगा, ये लो तुम्हारी वेज फिर बढ़ा देते हैं, और ओनर फिर दोबारा प्राइस, ये स्पाइरल, ये चक्कर चलता रहेगा। इसे कहते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। ये इससे इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन की एक ये रीजन है। इंप्लीकेशन ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, कहता है कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन अनअवॉइडेबल है, जरूर होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत प्राइसेस में इंक्रीज होता रहेगा ना, वो हेल्दी एनवायरनमेंट को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि आपका प्रोड्यूसर कहेगा अच्छा प्राइस बढ़ रही है, मुझे मुनाफा ज्यादा हो रहा है, मैं चलो और फैक्ट्री लगाता हूं और लोगों को नौकरी देता हूं, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाता हूं, तो कुछ ना कुछ प्राइसेस बढ़ते। डिफ्लेशन नहीं होनी चाहिए, डिफ्लेशन का मतलब होती भी नहीं है वैसे, इन्फ्लेशन का मतलब इंक्रीज इन प्राइस लेवल, तो डिफ्लेशन का मतलब डिक्रीज। कहते हैं कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन होती रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो जानी चाहिए जितनी श्रीलंका में हो गई, ठीक है, यहाँ पास में और भी कुछ कंट्रीज हैं, इतनी इन्फ्लेशन नहीं होनी, क्योंकि वेरी हाई इन्फ्लेशन से इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाती है, यानी ग्रो नहीं कर पाती या रिसेशन में चली जाती है। इसका मतलब है हाई इन्फ्लेशन मार्केट को, हाई इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है। फर्दर हाई इन्फ्लेशन कैन डिक्रीज वैल्यू ऑफ लोन। अच्छा ये बड़ी अजीब बात की उसने, एक भाईजान ने मुझे लोन दिया है 1 लाख रुपए, वादा किया मैंने 1 साल बाद इनको 1 लाख रुपया दे दूंगा। साल के दौरान में इन्फ्लेशन 50% बढ़ गई। बताइए मुझे खुश होना चाहिए सैड? मैं खुश होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन से रियल वैल्यू बढ़ती, रियल वैल्यू कम होती है। एक होती है चीजों की नॉमिनल वैल्यू, एक होती है रियल वैल्यू, एक होती है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल और रियल में फर्क पता है ना? बता दें। अच्छा बैंक के पास गए, 100 रुपया आज डिपॉजिट करवाया,
लाख रुपया करवाया, बैंक ने कहा सूद दूंगा 10%। साल के बाद गए, बैंक ने कहा वादे का पक्का हूं, ये लो 1,10,000 उसके ऊपर। पैसे बढ़ गए ना, बैंक कहेगा मैंने मुनाफा दिया ना, पैसा बढ़ा, माल बढ़ा, दौलत बढ़ी। लेकिन बैंक आपको आधी पिक्चर दिखा रहा होता है। असल में सूद से माल कम होता है, बढ़ता नहीं है। कैसे कम होता है वो सुन लें। बैंक सिर्फ आपको नॉमिनल एंगल्स दिखाएगा कि सर मैंने नोट आपको ज्यादा दिए 10,000। मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट 10% ही है, मार्केट में इन्फ्लेशन रेट अगर आजकल के जैसे हालात हों, वो कुछ भी नहीं, 15% है, तो वो चीज जो आप साल पहले 1,00,000 रुपए में खरीद सकते थे, साल के बाद उसकी कीमत 1,15 और आपके हाथ में 1,10, साल के बाद आप वो चीज नहीं खरीद सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वो 1,15,000 की होगी, आपके पास है 1,00,000। तो असल में बैंक ने आपको इजाफा नहीं किया, आपकी दौलत में 10,000 का इजाफा नहीं किया, 5,000 की कमी किया। लेकिन दुनिया का कोई बैंक आपको इंटरेस्ट रेट के साथ इन्फ्लेशन लिंक नहीं करवाएगा। हालांकि अपनी इंटरनल हर कैलकुलेशन में फाइनेंस वो इन्फ्लेशन को जरूर इनकॉर्पोरेट करते हैं, कस्टमर को नहीं बताते। तो अब नॉमिनल टर्म्स में आपके पास 1,10,000 है रुपए, लेकिन रियल टर्म में 1,00,000 से कम है। नॉमिनल टर्म में आपके पास पैसे 1,00,000 से ज्यादा है, रियल टर्म में कम है। तो ये नॉमिनल और रियल में इन्फ्लेशन का फर्क होता है। किसी भी चीज को अगर आप विदाउट इन्फ्लेशन कंसीडर करें ना, वो है नॉमिनल, और जब इन्फ्लेशन एडजस्टेड या विद इन्फ्लेशन आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन कंसीडर करें, वो है रियल। और एज इकोनॉमिस्ट, एज फाइनेंशियल एनालिस्ट, हमने हमेशा 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 रियल फिगर कैलकुलेट करने हैं। डिसीजन मेकिंग जब भी करनी है रियल की बेस पे। और आपको याद है वो जो हम करते थे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, उसमें कैश फ्लो जो कैलकुलेट करते थे वो नॉमिनल होती थी। कैश फ्लोज कैलकुलेट करते थे तो साल के बाद 5% प्राइस बढ़ जाएगी, 10% बढ़ जाएगी, तो प्राइस को बढ़ा बढ़ा के वो लेते थे। लेकिन फिर उसके बाद डिस्काउंट रेट से जब डिस्काउंट करते थे ना हम, तो असल में डिस्काउंटिंग का मकसद ये होता था कि नॉमिनल कैश फ्लोज को रियल कैश फ्लोज में ले। एज फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, हमने रियल वैल्यूज की बेस पे डिसीजन करने होते हैं, ठीक है। और कह रहा है जो फिक्स इनकम, ये वही बात, जो फिक्स इनकम होगी जैसे पेंशन वगैरह इन्फ्लेशन से, वो तो बेचारे उनकी इनकम कम हो जाती है, चीजों की प्राइसेस जो बढ़ रही हैं। चलिए, अच्छा ये हो गया हमारे 3। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए ना। हाँ, बस आप घर जाके बाकी का भी पढ़ लें, आप आसानी से पढ़ लेंगे। बाकी मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी क्विक रिवीजन करवानी है मैंने, रिवीजन से मुराद क्विकली गो थ्रू कराऊंगा सारी चीज़ों को, लेकिन आप रीड करेंगे ना इंशाल्लाह सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो एक दफ़ा रीड करके आइएगा ताकि जब कल हम डिस्कस करें तो आसानी के साथ आप इन चीज़ों को समझ लें, ठीक है जी। चाहे इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इंतजाम कर दीजिएगा भाई के लिए, सबके लिए, ठीक है। चलिए, सिर्फ रीड करना है, याद हरगिज नहीं करना। देखें, पेस्टल एनालिसिस हमें केस स्टडी देगा, वो आपसे ये आपने आई कैप की मैं हाईली रिकमेंड करता हूं। देखें, मैं आपको नोट्स बना के देता रहूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं आई कैप की बुक के जो ये 5 चैप्टर्स है ना, छठे में तो उसने केस स्टडी दिया, 5 चैप्टर, इसमें कुछ भी ना पढ़ें, चैप्टर स्टार्ट करें, जहां कहीं कोई एग्जाम्पल आ जाती है ना, एग्जाम्पल उसको जरूर हाईलाइट करें। मैंने भी ऐसे यही काम करके आपको देना है, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स अहम है हमारे लिए, बाकी ऊपर जो भी कहानी कह रहा है उसको छोड़ दें कि पहले 5 चैप्टर्स, क्योंकि पेस्टल एनालिसिस इन्हीं में कवर होता है। छठे में प्रैक्टिस है, 1-2 लेक्चर्स के बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे अपने, ठीक है, क्योंकि आप ओवरऑल उसका समझ चुके हैं कि पेस्टल एनालिसिस काम कैसे करता है, ठीक है। नोट्स मैंने आपको दे दिए, लेकिन रिकमेंड करता हूं खुद भी एग्जांपल्स देख लें, जहां कहीं एग्जांपल आ रही है उसको रीड जरूर कर लें, केस स्टडी में वो कंसेप्ट काम आएगा, ठीक है। आज का लेक्चर यहां खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।